नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारत से आए कुछ साहित्यकारों और कवियों के साथ, जो यहाँ एक विशेष आयोजन में भाग लेने आए थे। अखिल विश्व हिंदी समिति ने 2 दिन का हिंदी साहित्य का कार्यक्रम किया था। एक कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन हुआ था। उससे पहले एक गोष्ठी में एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा की गई थी, और वो विषय था श्रृंगार रस संस्कृत, हिंदी और फारसी साहित्य में। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं भारत से आए हुए विशेष मेहमान। सबसे पहले हम परिचय कराएंगे डॉक्टर दाऊजी गुप्त का, जो आप पहले भी इनसे कई बार रूबरू हो चुके हैं। ये एक लेखक हैं, एक राजनीति में भी काफ़ी इनका दखल है। लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, एक मंत्री भी रह चुके हैं, और कई भाषाओं के जानकार हैं, काफ़ी पकड़ है उनके बाद। हमारे सौभाग्य, हमारे साथ हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, लेखक, कवि हैं डॉक्टर सोम ठाकुर, जिनकी कविताएं सुनने का अक्सर सौभाग्य मिलता रहता है। साथ में हैं श्री भगवान शर्मा, डॉक्टर श्री भगवान शर्मा, जो वो भी लेखक हैं और उसके साथ साथ समालोचक भी हैं, और हिंदी भाषा के बहुत बड़े विज्ञान हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, चाहे वो भाषा का आपकी ग्रामर हो या साहित्य हो, न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत के भी। और उसके बाद अंत में हमारे साथ हैं एक युवा पीढ़ी के गीतकार, वो हैं श्री राजेश गर्ग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि हमने कहा कि आप लोगों के साथ जो सौभाग्य मिला समय बिताने का, उसका एक विषय था श्रृंगार रस विभिन्न भाषाओं की साहित्य में। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या आप देते हैं? आप बताइए डॉक्टर साहब। आपने ये विषय बहुत ही अनुकूल चुना, और इसकी सर्वव्यापकता प्रसिद्ध है। श्रृंगार 2 शब्दों के मिल से बना है। श्रृंग कहते हैं काम वासना, काम भावना, और आर माने गमन करना। अर्थात मानव की ये सहज प्राकृतिक भावना है कि एक अवस्था विशेष के बाद उसमें काम का उद्रेक होता है। जैसे पशुओं में सिंह का उद्रेक होता है तो उनकी व्यवस्था का प्रतीक होता है। शर्मा जी, एक बात में यहाँ से आप माफ़ कीजिएगा इंटरप्ट करने के लिए। श्रृंगार, जैसे आपने बोला कि एक जब काम की भावना होती है, विपरीत व्यक्ति के लिंग के प्रति एक सम्मोहन आरंभ हो जाता है, और उसमें श्रृंगार की भावना आती है। लेकिन दाऊ जी आप बताइए, ये ठाकुर साहब बताइए, श्रृंगार आजकल के उसमें उसको प्रसाधन का एक रूप लिया माना जाता है कि श्रृंगार किया एक स्त्री ने प्रसाधन, जबकि श्रृंगार का जो आप लिटरेरी मीनिंग बता रहे हैं उसमें ऐसी कोई वो भेदभाव नहीं है कि स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ ना, तो उस बोलिए। उसका तो देखिए स्पष्ट मैंने आपको बताया कि ये मानव की सहज प्रकृति है। जैसे एक अवस्था विशेष के पश्चात सौंदर्य के प्रति आकर्षण होना, और फिर सृष्टि के मूल में काम ये श्रृंगार जुड़ा हुआ है। बिना भूल कहत नवरस कवि सकल मूल श्रृंगार। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नवरसों में श्रृंगार को सर्वोपरि रस माना है और रस राजत्व की पदवी से विभूषित किया है। श्रृंगार का संबंध सौंदर्य से है, प्रेम से है, सहज भावना से, सृष्टि के निर्माण से, सृष्टि के विकास से। श्रृंगार के अभाव में न सृष्टि का सृजन हो पाएगा, न सृष्टि का प्रजनन हो पाएगा। ऐसी स्थिति में इसीलिए एक महाकवि देव ने कहा, भूल कहत नव रस कवि सकल मूल श्रृंगार। 9 रसों की गणना मिलती है, अब तो कुछ और संख्या भी बढ़ गई है। सूर्य ने बात्सल रस का उसमें समावेश कर दिया है, तुलसी के माध्यम से उसमें भक्ति रस का समावेश किया गया है, लेकिन श्रृंगार, भक्ति, बात्सल तीनों का स्थायी भाव रति है। तो रति की प्रधानता सृष्टि का अनिवार्य तत्व है। सृष्टि के सृजन में, प्रजनन में और सृष्टि के विकास में श्रृंगार आदि स्रोत है। इसके बिना संसार का निर्माण न हो सकता है, न प्रचलन और प्रसारण हो सकता है। डॉक्टर ठाकुर, आप इसी श्रृंगार की जो इन्होंने भावना बताया है या उसका मतलब बताया, अर्थ बताया है, उसको आपके पास मैं आऊँगी क्योंकि संस्कृत में जितने भी लेखक महान कवि हुए हैं उन्होंने उसी को काफ़ी महत्व दिया श्रृंगार को। आधुनिक भाषा में
श्रृंगार को हम प्रेम गीत भी कह देते हैं, विरह गीत भी कह देते हैं। तो चूँकि आपने इतने लिखे हैं तो उसका कुछ आपकी ही रचना के माध्यम से उदाहरण। निश्चित रूप से ऐसा है कि शुरू में श्रृंगार जो था वस्तुपरक था, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब वो आत्मपरक हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है। उसी सिलसिले में एक मेरा गीत है जी। ये राग भाव का है कि जब हम किसी सौंदर्य के से साक्षात्कार करते हैं तो हमारे अंदर क्या मानसिक प्रक्रिया होती है, सुनिएगा। जी। तुम आए नैनों के द्वारे, तुम आए नैनों के द्वारे, दर्पण दर्पण मानो मेरा, तुम आए, तुम आए, तुम आए, तुम आए, तुम आए नैनों के द्वारे, दर्पण दर्पण मानो मेरा, तुम आए। भोर चहके सांझ दहके, रात महके ओ पिया, भोर चहके सांझ दहके, रात महके ओ पिया, रात महके ओ पिया। तुम आए गंधों के द्वारे, तुम आए गंधों के द्वारे, चंदन चंदन मानो मेरा, तुम आए। मेघ डोले पीर घोले, प्यास बोले ओ पिया, मेघ डोले पीर घोले, प्यास बोले ओ पिया, प्यास बोले ओ पिया। तुम आए मेहा के द्वारे, तुम आए मेहा के द्वारे, सावन सावन मानो मेरा, तुम आए। चांद आए रूप भाए, प्यार गाए ओ पिया, प्यार गाए ओ पिया। तुम आए गीतों के द्वारे, तुम आए गीतों के द्वारे, गुंजन गुंजन मानो मेरा, तुम आए। विश्राम पद है। पवन झूमे संग घूमे, अंग चूमे ओ पिया, पवन झूमे संग घूमे, अंग चूमे ओ पिया, अंग चूमे ओ पिया। तुम आए बाहों के द्वारे, तुम आए बाहों के द्वारे, बंधन बंधन मानो मेरा, तुम आए नैनों के द्वारे, दर्पण दर्पण मानो मेरा, तुम बहुत सुंदर, आए। बहुत सुंदर। और इसमें मुझे लगता है कि जैसे कालिदास के मेघदूत में उसने विरहनी ने संदेश भेजा था, मैं उसके मेघ के द्वारा, आपकी कविता में प्रेमी के आने का कितना सुंदर वो दिखाया है दृश्य कि रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, हर रूप में उसके आगमन की उस मिल रही। बहुत सुंदर। धन्यवाद। दाऊ जी, संस्कृत हिंदी फारसी में क्या कोई श्रृंगार रस नाम की चीज़ है, ऐसे रस की तरह या साहित्य का एक भाव की तरह से? ये सौंदर्य जो है, जैसे अभी आपने डॉक्टर शर्मा जी ने उसकी शास्त्रीय विवेचना की सौंदर्य की और श्रृंगार की, तो वस्तुतः ये अनादिकाल से सौंदर्य जो है वो विश्व के हर प्राणी को और सारे कवियों और साहित्यकारों चित्रकारों को अनुप्राणित करता रहा है। जैसे भारत में या विश्व की सभी भाषाओं के साहित्य में श्रृंगार के और सौंदर्य के विषय में कवियों ने, लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वैसे ही फारसी साहित्य में भी अपने विचार जो हैं वो कवियों ने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं। वो आदिमकाल से चला आ रहा है। जैसे वो जी हाँ, वो आदिकाल से चला आ रहा है। जैसे आपने अभी कालिदास का यहाँ पर उदाहरण दिया, तो कालिदास के अनुसार जो है वो
दमयंती का सौंदर्य जो है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका। सौंदर्य उन्होंने माना है। नल की प्रेमिका जी थी। जानना की प्रेमी उन्होंने लिखा है कि कालिदास ने कि अगर दमयंती ने अपने सौंदर्य का सहस्त्रांश भी चंद्रमा को दे दिया होता तो चंद्रमा अखिल ब्रह्मांड में अद्वितीय सौंदर्य का एकाकी प्रतीक बन गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बात बहुत कही। सुंदर। ऐसे ही जो है वो फारसी साहित्य में जो शीरी है या जुलेखा है उसके सौंदर्य का भी, और लैला है उसके सौंदर्य का भी अद्भुत चित्रण किया गया है। जैसे गालिब का एक शेर है, उन्होंने फारसी में भी इसको लिखा है, फिर इसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया है, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको सहजतापूर्वक समझ में आ सके इसलिए मैं उसे यहाँ पर वो स्वागत है तो वो पर्शियन मतलब फारसी के शब्द उसमें अधिक हैं, लेकिन उन्होंने कहा गालिब ने सौंदर्य की परिभाषा करते हुए कि कोहकन नक्काश यक तिमसाल शीरीन था असद संग से सर मार कर होवे न कोई आशना। बहुत खूब। बस समझ तो नहीं आई लेकिन सुनने में बहुत सुंदर लगा। अब इसका अर्थ भी बताइए। कोहकन जो है वो फरहाद है, वो शीरी का जो प्रेमी है या आशिक है, तो वो कहते हैं कि कोहकन जो है वो शीरी की न केवल उसके शारीरिक सौंदर्य बल्कि उसकी आत्मा के सौंदर्य का भी अद्भुत चित्रकार था। वरना कोई जो है वो पत्थर से सर मार करके या आत्महत्या करके जो है वो प्रेमी या सौंदर्य का उपासक नहीं बन सकता। बहुत सुंदर आपने कहा। ऐसे जी बोलिए। जी हाँ जी हाँ, आप बताइए। नहीं मैं ये कहने वाली थी कि आपने और भी कुछ उदाहरण दिए थे ना, जैसे जुलेखा का दिया था आपने। जी हाँ जी हाँ, वो भी एक पात्र है जो कि जी हाँ, काफी मशहूर है। जुलेखा को भी उसमें सौंदर्य का प्रतीक माना गया है और यूसुफ को भी सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। तो वो सौंदर्य की ही से ही प्रारंभ करते हैं कि सब कहीं कुछ लाल वो गुल में नुमायां हो गई और खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाहा हो गई और सब रकीबों से है नाखुश पर जनाने मिश्र से है जुलेखा खुश की महवे माह कनाहा हो गई और कैद में याकूब ने ली गुन यूसुफ की खबर लेकिन आंखें रोज़न ने दीवार जिंदा हो गई। उसमें यूसुफ और जुलेखा दोनों का जो है उन्होंने उसके सौंदर्य का जो है वर्णन किया है। लेकिन हमारे ये सौंदर्य की जो परिभाषा है ये युग के अनुसार बदलती रहती है। वो तो देखिए हर चीज चलती रहती है, बदलते रहते हैं, बदलती समय रहती काल है। के साथ अब जैसे सीता का सौंदर्य है, तो सीता का सौंदर्य जो फारसी में है रामायण, अद्भुत उसका चित्रण किया गया है, उसका उर्दू अनुवाद भी हुआ है। जैसे लेकिन उसमें उन्होंने एक भी प्रतीक जो है सीता के सौंदर्य में भारत का नहीं लिया है या एक भी बिंब। जैसे उन्होंने लिखा कि वो लबलाल बदख्शां से लिए दुर्र अदन से फिर दी दे सीता को मिला सेहरा हिरन से। हैं उनके ऊँट जो हैं, तो वो जो माणिक जो है वो बदख्शां का माणिक सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसकी तुलना उनके उससे ऊँटों से देते हैं। और फिर दुर्र अदन से, और दांतों की जो उपमा है वो अदन का मोती जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है उससे दिया। और फिर दी दये सेहरा को मिला, दी दये सीता को मिला सेहरा हिरन से, तो वहाँ जो आंखें हैं गजाला की वो मतलब सौंदर्य का प्रतीक होती हैं। कहते हैं कि उनके सीतों को जो रेगिस्तान के जो हिरन है गजाला है उसकी आंखें जो हैं वो सीता काले हिरन की। ऐसे देखिए तुलसी के यहाँ देखिए सौंदर्य की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है सीता के संदर्भ में कि खंजन मंजू तिरिछे नयनन और निजपति सिया ही कहे उतिनु सैना। अब देखिए अब ये एक्सप्रेशन है उसका कि नहीं, सीता से जब पूछा गया कि ये कौन है तुम्हारे वनवासिनी, हाँ वो वनवासी कन्याएं पूछती हैं, तो उन्होंने देखिए कहा कि तो खंजन ही मंजू तिरछे, खंजन जैसे खंजन की आंखें होती हैं और मंजू वो तिरछे नयन करके कहा, उन्होंने आंखों से कहा कि ये मेरे पति है, ये पति सिया ही कहूँ। अब देखिए अब ये कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है सौंदर्य, बिना नाम लिए पति का। हाँ बिना नाम लिए पति का, और भारत में पति का नाम लेना किया। अच्छा लेकिन हम हिंदी साहित्य में देखिए, हिंदी साहित्य में जो छायावाद है उसमें जो सौंदर्य का चित्र है, मैं भी फारसी के एक दो और उदाहरण दूंगा इसके संदर्भ में। तो अब उसमें जैसे जयशंकर प्रसाद ने सौंदर्य की परिभाषा की है, वो कहते हैं कि सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ
बनकर रहस्य है नाच रही। जी जी। और मेरी आंखों को रोक वहीं, आगे बढ़ने में जांच रही। आहा, और जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो क्या छाया उलझन है, या इस सुंदरता के पर्दे में अन्य भरा कोई धन है। और मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझूं मान तुम्हें। बहुत तो सौंदर्य को जो वर्तमान ऐसे ही देखिए, उसके बाद और आगे आइए, जो छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में जो एक नया युग आता है नई कविता का, उसमें भी देखिए सौंदर्य का चित्रण कितना सुंदर किया है धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में। कनुप्रिया तो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर उनकी वो कृति है, और उसमें जो सौंदर्य का उसमें अद्भुत चित्रण किया है, वो गोपिकाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि तुम तो जानती हो ना कि मैं वही बावली लड़की हूँ जी जी, जो जब पानी भरने जाती है तो भरे हुए घड़े में अपनी चंचल आंखों की छाया देखकर उन्हें कलोल करती मधुमक्खियां समझकर सारा पानी बार बार लौटा देती। कितना खूबसूरत लिखा उन्होंने। और वो ऐसे ही फारसी में देखिए कि मस्किने दोस्त ज़दा में तलवीदम गुफ्ता, मस्किने यार अगर हस्त दिले मस्किन। उन्होंने कहा कि जो सौंदर्य है या जो प्रेमिका का लावण्य है वो मन से और हृदय से कभी अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमेशा जो है वो हृदय के अंदर और आत्मा के अंदर ऐसा होता है। बात मानते हैं। आपने बात की फारसी की, आपने बात की हिंदी साहित्य की, आपने बात की आधुनिक साहित्य की, छायावाद की। क्यों ना हमारे साथ एक आधुनिक नई पीढ़ी के एक रचनाकार बैठे, सुनते हैं उनकी कुछ रचना कि वो मैं एक अद्भुत, ये तो नारी के सौंदर्य की बात हुई, लेकिन मैं एक पुरुष के सौंदर्य के बारे में भी कहना चाहूँ। जरूर वापस आते हैं, वापस आते हैं आपके वापस पास, आ जाए, वापस आते हैं, इनसे सुनते हैं ये अपने आपकी नजरों में सुंदरता, श्रृंगार, प्रेम क्या चीज है अपनी रचना के माध्यम से। हाँ, मैं वही बताना चाहूँगा। आज के जो है एक गजल मैंने आज की जनरेशन के लिए लिखी है। यूं सब्ज बाग जिसका दिखला गया कोई, मुस्का के यूं मन प्राण से अपना गया कोई। वाह वाह, बहुत अच्छा। तबीयत ने मेरी लग सकी फिर और कहीं भी, ऐसा वो गीत प्यार का सुनवा गया। बहुत अच्छा। पाया ने जिसको जान में, पाया ने जिसको जान में हर जन को जीकर, पेशीदा पाठ प्यार का समझा गया। पोशीदा पाठ प्यार का समझा। जाने क्या था करिश्मा कुछ उसकी निगाह में, हट के बिना राहे दिल खुलवा गया। राजेश क्यों है फिक्रमंद जिंदगी को तू, बोले बिना मकसद तुझे समझा गया कोई। बोले बिना मकसद समझा गया। बहुत बहुत अच्छा। शर्मा जी, ठाकुर साहब जी आप बोल रहे थे, बताइए। क्या मैं कह रहा था कि जो पुरुषों का सौंदर्य है वो भी बड़ा अद्भुत चित्रण है। जैसे वृत्त साहित्य में कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा, गोपियां कह रही हैं कि सुकुमारता देख कुमारी लजें, छल छंद सिखे चित चोरन के। क्या बात है, क्या बात। जमुना तट गोपी ने रोकत होकर कौतुक बहु मरोरन के, और अति चंचल नैनन हेरी हंसी बहु भाव करोरस बोरन के, जो पे नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जात। क्या बात है। अच्छा, आप देखिए फारसी साहित्य में जो आधुनिक है वो जो पुराने बिंब हैं, पुराने प्रतीक हैं, उन सब से अलग हट करके आज का जो आधुनिक फारसी साहित्य है या उर्दू साहित्य है, उसके अंदर वो सिचुएशनल यानी स्थिति को परिस्थिति के अनुसार जो है वो उसका जिक्र करते हैं बगैर उसके किसी शारीरिक सौष्ठव का जिक्र किए हुए। जैसे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आराइश जमाल के बाद, आराइश कहते हैं श्रृंगार को, यानी उसको आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। वाह, क्या कल्पना है, क्या कल्पना है, क्या कल्पना है। आईना गिर गया होगा। या वो कहते हैं कि तशबीह तेरे हुस्न की पूरी न हो सकी। तशबीह कहते हैं उपमा को, तुम्हारे सौंदर्य की उपमा जो है पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जन्नत तेरे बदन की अधूरी मिसाल है। सोम साहब आप इसका उत्तर दीजिए, अब उत्तर आपको देना है। नहीं, वास्तव में बात यह है कि जो सौंदर्य है और ख़ास तौर से नारी का सौंदर्य या पुरुष का सौंदर्य देखा जाए तो हमारी सृष्टि में
स्वर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसका अतिरेक होता है हृदय के अंदर इस संवेदना का, तो मनुष्य सबसे अच्छा सुंदर दिखाई देता है, उसकी कल्पना कोई होती है। रचना आपकी, जब तक आप सोच रहे हैं तब तक हम डॉक्टर साहब से बात क्षणे करते क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम कमनीयताया। सुंदरता की परिभाषा ये है कि प्रति क्षण, एक क्षण में देख करके हम देखें और दूसरे क्षण पुनः देखें तो उसमें और नवीनता आ जाए। सुंदरता इसका ये प्रदेह है। लिखन बैठ जा की सभी गह गह गरव गरु भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूल। चित्रकार नायिका के सौंदर्य का चित्रण करके तुलका से, और जैसे ही वो तुलका चलाता है और तुलका को रखने के बाद पुनः नायिका को देखता है तो देखता है उसके सौंदर्य में और श्रीवृद्धि हो गई, तो पुनः उसके चित्र को पुनः मिटा करके दूसरा बनाता है। तो यही सौंदर्य का अकाट्य तर्क है, ये कभी समाप्त नहीं होता। सृष्टि के, मैंने आपको बताया आदि इसका मूल है, बिना इसके सृष्टि का प्रजनन हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब वो अपनी ही कृति के प्रति निर्मम हो जाता है, जय कि वो उसको मिटा देता है। जी जी, कि आप कुछ देखिए, नया निर्माण करना चाहता है, नया बनाना चाहते हैं। और ऐसे आप देखिए संस्कृत साहित्य में तो कोई महाकाव्य ले लें, कालिदास को ले लीजिए, शकुंतला का जो वर्णन करते हैं अनाघृतम पुष्पम में, शकुंतला कैसी है? वो पुष्प है जिसका किसी ने अभी सूंघा तक नहीं है। आप देखिए क्या अद्भुत कल्पना। इसीलिए कालिदास को सौंदर्य का कवि माना जाता है। आप वो रघुवंश में देखें, कुमार संभव में देखें, कुमार संभव में 8वां सर्ग शिव पार्वती के समागम का प्रसंग मिलता है, संसार का घोरतम श्रृंगार का उल्लेख उसमें मिलता है। और इसीलिए विद्वानों की कुछ मान्यता ये कि कालिदास को फिर वो स्मृति क्षीण हो गई और उसके उपरांत वो कुछ बना नहीं सके, लिख नहीं सके। तो श्रृंगार की महिमा बड़ी अद्भुत है। बतरस लालच लाज की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भौं से दैन कहे नट जाए। बहुत अच्छे। अब फिर श्रृंगार के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। अति मलिन वृषवाहन कुमारी, तो श्रृंगार की महिमा बड़ी विचित्र है। और बिना श्रृंगार के सृष्टि का न सृजन हो सकता है, न प्रजनन हो सकता है, न विस्तार हो सकता है। इसलिए श्रृंगार है। अब नए परिवेश में श्रृंगार के रूप बदल रहे हैं तो हमको युग के अनुरूप उसमें भी करना चाहिए, लेकिन जो अपनी भारतीय संस्कृति की सीमा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए, उसमें हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे और नए परिवर्तन अवश्य भावी है। नई युवा पीढ़ी बिना नई परिवर्तन के उसको आकर्षित नहीं हो पाएगी। पुरानी को अगर हम मंडित करते रहेंगे तो हम उसके साथ न्याय न कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आज के परिवेश में जो सौंदर्य की परिभाषा है वो जो नई पीढ़ी है उसकी ये है कि जो जिसको रुच जाए वही उसके लिए बहुत है। वो उनसे पूछिए नई पीढ़ी की परिभाषा। हमारे समय की सीमा होती है तो आप चंद लाइन चलते चलते सुनाइए। फिर आप लोगों से मैं ये करूँगी रिक्वेस्ट कि 2 लाइनों में अपनी अपनी रचना श्रृंगार को, प्रेम को समर्पित करके कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बोलिए। हाँ, मैं एक 5 शेर की गजल पढ़ रहा हूँ। हम लेके रंगो नूर का एक कारवां चले, हम लेके रंगो नूर का एक कारवां चले, कलियां चली शगुफे चले, गुलसितां चले, कलियां चली शगुफे चले, गुलसितां चले, चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ, चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ, जैसे कि मेहर जैसे कि, माफ़ कीजिएगा, चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ, कातिल के साथ जैसे कोई महर चले, मंजिल हमारी खुद ही बताएगी सुबह नो, पूछे न हमसे बाद सबा हम कहाँ चले,
हमने गुलाल मल दिया रुखसारे शाम पर। बहुत खूब। ये दास्तां चले न चले पर निशान चले। बहुत और खूब। इसका मक्ता अर्ज किया है जी, शायद। कि हम दौर इंकलाब समझते हैं उसको सोम खाके जमी के साथ अगर कहे कशा चले। बहुत खूब। हम लेके रंगो नूर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो जैसा कि मैंने कहा, दो पंक्तियां, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। मैं वही दो पंक्तियों और में ये अपनी दो बात- पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राजेश गर्ग, जो भारत निवासी हैं, एक लेखक हैं, कवि हैं। यूं सब्ज बाग जिस्त का दिखला गया कोई, मुस्का के यूं मन प्राण से अपना बहुत गया खूब। कोई। बहुत खूब। तो ये आपके लिए प्रेम का जी, एक मैम। वो अभिव्यक्ति है। डॉक्टर साहब, आपके दो शब्द। एक ब्रज भाषा का छंद है। बहुत अच्छा अवश्य। है। एक समय श्री राधा मुकुंद जू, एक समय श्री राधा मुकुंद जू, एक ही डार पे बैठे अयाने। बातनी बात में घात भई कछु अंगनी भय पुलकन होने। और रूठी तब श्री राधिका प्यारी, कौन मनाए उन्हें त्यों भोने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कान कई मुस्का तब ही, अब तेरे बिना हम कौन के होने। बहुत सुंदर। क्या एक ईमान, इसमें मान और मन ये मनावन यहाँ भी सारे प्रेम का कमाल। जी जी। और ये थे डॉक्टर श्री भगवान शर्मा, पोएट, राइटर और क्रिटिक हैं, और हिंदी साहित्य और भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं। और उसके बाद हम एक बार फिर आते हैं डॉक्टर सोम ठाकुर, आपके पास 2 लाइनों में आपके भी निवेदन किया है। जिनको तुम स्वप्न हुई जा रही, उन चाहों ने याद किया बहुत तुमको। बढ़िया है, वाह। जिनमें तुम दीप जलाती चली, उन राहों ने याद किया आहा, बहुत तुमको। खूब सोम जी। जिनको तुमने इतिहास दिया, आहा। उन बाहों ने याद किया तुमको। हम याद करें न करें कुछ मीठे गुनाहों ने याद किया। बहुत खूब भाई क्या सोमी, बात, बहुत सुंदर सुंदर। है। ये थे श्री सोम ठाकुर, भारत में आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत मशहूर कवि हैं, और अनेकों कवि गोष्ठियों में इन्होंने भाग लिया है। और ये भी बता दें चलते चलते कि इन्होंने कुछ फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। और अंत में दाऊ जी, आपके विचार। मैंने गीत भी लिखे हैं और अतुकांत रचनाएं भी की जी, हैं। जी। समय कम है, जी, बिल्कुल। इसलिए मैं 4 लाइनों की अपनी जी हाँ, जी हाँ। अवश्य। जी हाँ, वो सुनाइए, बहुत सुंदर। इसका शीर्षक है अभेद्य। वाह। भेद्य। आज मैंने आकाश और समुद्र एक साथ देखा। बहुत खूब। आज आज मैंने मैंने आज आकाश मैं और समुद्र एक साथ देखा। देखा। उन आंखों में वो अनंत विस्तार, और उसके पार न मेरी दृष्टि जा सकी न मन जा सका। वाह वाह, वाह। क्या बात बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। ये मैं जानती हूँ कि समय बहुत कम है, और सिर्फ एक आपको झलकियाँ ही मिली इतने इन लोगों की जो अद्भुत प्रतिभा के बारे में। हो सकता है अगली बार फिर समय हो और विस्तार से इस विषय पर और बात कर सकें। हम एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर दाऊजी गुप्त का, जो कि लखनऊ से हैं, और श्री प्रोफेसर सोम ठाकुर का, और कवि हैं डॉक्टर श्री भगवान शर्मा का, जो भाषाविद हैं, और उसके बाद राजेश गर्ग का, जो कि गज़लों और गीतों में अपनी पकड़ रखते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको देखा और चाहा। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बार फिर धन्यवाद के साथ नमस्कार। नमस्कार।